दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए क्रमाइजिंग पार्ट लेकर के अर्न कार्ड ऑपरेशन डेवलपमेंट का जो हमारा प्रीवियसली प्रोजेक्ट चल रहा था उसी का ये पार्ट है। प्रीवियसली हमने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया था फ्रंट एंड का। नोटिस करिए यहाँ पर क्लिक करने पे मॉडल ओपन होता है, तो सब हमने बना लिया था। आज हमें बैकएंड पे काम करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो इस वाले प्लेलिस्ट में जाएगा, मर्न कार्ड ऑपरेशंस। जस्ट फॉर कोड यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और यहाँ से कंप्लीट करना स्टार्ट करिए। 2 वीडियो जा चुका है, ये तीसरा वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर अभी तक आप लोगों ने दोनों वीडियो नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप उन दोनों वीडियो को कंप्लीट करिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले नोटिस करिए कि जो प्रोजेक्ट है इसको कंपाइल करना है आपको, तो कंपाइल करने के लिए प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे टर्मिनल में, npm रन डेव करके कंपाइल कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट को और जो भी आपका यूआरएल है ये कॉपी कर लेंगे ब्राउज़र में ला करके पेस्ट करेंगे तो ये आपका आउटपुट दिख जाएगा। ये जो व्हाइट प्लस रिएक्ट लिखा हुआ है इसको हमें सबसे पहले चेंज करना है और ये जो लोगो है ये चेंज करना है, उसके बाद हम बैकएंड का काम स्टार्ट करेंगे। आज ये जरा वीएस कोड में उसको चेंज करने के लिए कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे और फाइल के अंदर से जा करके ये जो आपका पब्लिक फ़ोल्डर है इसके अंदर आपको एक लोगो रख देना है। तो मैंने लोगो डॉट पीएनजी इसके नाम से फ़ाइल रख दिया है, इसी लोगो का मैं यूज़ करने वाला हूँ। मैंने फ़ाइल रख दिया है, यानी कि एक फ़ोटो आपको रख देना है ताकि आप उसका यूज़ कर सकें। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ओपन कर लीजिएगा, ये जो बाहर वाला है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। इसी में आप यहाँ पर व्हाइट प्लस रिएक्ट लिखा हुआ है, आप यहाँ पर लिख दीजिए मर्न करड, ठीक है? तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने मर्न करड लिख दिया और ये रहा आपका फ़ोटो जो आपको चेंज करना है। लोगो डॉट पीएनजी मुझे यूज़ करना है, ये डिफाइन कर दूँगा लोगो डॉट पीएनजी, ठीक है? इतना करना है, आपका जो लोगो है वो आउट यहाँ टाइटल में दिख जाएगा और मर्न करड यानी कि टाइटल आपने चेंज कर दिया, लोगो भी चेंज कर, इस तरीके से आपको लोगो पे काम करना है। बैकएंड पे काम करने के लिए हमें इसके फ़ोल्डिंग करना होगा, यानी कि बैकएंड का एक सेटअप करना होगा। तो सबसे पहले देखिए जो आपका फ़ोल्डर होगा मर्न करड के नाम से, उसमें अपने फ्रंट एंड के नाम से प्रोजेक्ट बनाया था। फ्रंट एंड के अंदर आ जाइए। अगर यहाँ पर आपको माय प्रोजेक्ट के नाम से कोई फ़ोल्डर दिख रहा होगा तो उसको डिलीट कर देना, ठीक है? फ्रंट एंड के अंदर बैक बाहर आ जाइए और बाहर की तरफ आपको एक नया फ़ोल्डर बनाना है ज़रा, इस तरीके से न्यू पे क्लिक करके फ़ोल्डर बनाइए, बैकएंड के नाम से, क्योंकि अब हमें बैकएंड के लिए इसके फ़ोल्डिंग करना है। तो बैकएंड का पूरा सेटअप करना है, तो बैकएंड के नाम से एक फ़ोल्डर बना करके इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्रोम में आ जाना है, यानी कि यहाँ पर क्रोम में आ जाना है और एक नया टैब लेना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है इस तरीके से एक्सप्रेस हाइफ़न जनरेटर। एक्सप्रेस जनरेटर सर्च कर लीजिएगा, इसी तरीके से लिखिएगा जैसे लिखा गया है। फर्स्ट लिंक जो आपको दिखेगा expressjs.com पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए जनरेटर डॉट एचटीएमएल यहाँ पर यूआरएल में देख लीजिएगा खुला होगा। अगर आपको ये फाइल नहीं मिल रहा है तो मैं आपको डायरेक्ट इसी पेज का यूआरएल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके इस पेज पे आ जाएँगे। आपको थोड़ा-सा नीचे की तरफ आना है और देखिए npm install हाइफन जी एक्सप्रेस हाइफन जनरेटर ये कमांड दिख जाएगा आपको। इस कमांड को कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी करके, इसी की हेल्प से एक मॉड्यूल है, इसकी हेल्प से हम एस्केप होल्डिंग करेंगे तो हमें एक प्रोजेक्ट का सेटअप मिल जाएगा बैकएंड का। बहुत आसान है और मोस्टली डेवलपर इसी का यूज़ करते हैं, तो आपको इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। टर्मिनल को ओपन कर लीजिएगा, एक फ्रेश टर्मिनल और ये कमांड जो है npm install हाइफन जी एक्सप्रेस हाइफन जनरेटर इसी तरीके से आप देख के भी लिख सकते हो। अगर आप वेबसाइट पे नहीं विज़िट करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल देख के लिख लीजिए, कोई इश्यू नहीं, एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो ये जो एक्सप्रेस जनरेटर मॉड्यूल है वो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसकी हेल्प से आप इसके फ़ोल्डिंग कर पाएँगे। ठीक है? तो इसके फ़ोल्डिंग हमें कहाँ करना है देखिए, जो हमारा बैकएंड वाला प्रोजेक्ट अभी हमने फ़ोल्डर बनाया ना बैकएंड के नाम से, इसको ओपन करिएगा, ठीक है? यहाँ ऊपर की तरफ सीएमडी लिखेंगे, जो भी लिखा होगा यूआरएल में हटा देंगे, सीएमडी लिख के एंटर प्रेस करेंगे, तो आपका जो बैकएंड वाला फ़ोल्डर है, नोटिस करिए, टर्मिनल में ओपन हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए बैकएंड लिख के आ गया ना, सीएलएस कर लूँगा। अब मुझे इसके अंदर इसके फ़ोल्डिंग करना है, यानी कि पूरे मुझे पूरा प्रोजेक्ट का एक सेटअप चाहिए, तो बस आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक्सप्रेस लिख देना है इस तरीके से, एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप एक्सप्रेस लिखेंगे, जो भी रिक्वायर्ड फ़ोल्डर होंगे, वो सब जनरेट हो जाएँगे। जैसे पब्लिक फ़ोल्डर, है ना? बहुत सारी चीज़ें बनाई जा चुकी हैं। अगर आप बैकएंड वाले फ़ोल्डर के अंदर जाकर के देखें ना, तो देखिए बिन फ़ोल्डर है, पब्लिक फ़ोल्डर है, राउट्स फ़ोल्डर है, व्यूज़ है। तो एक टेम्परेरी सेटअप आपको मिल जाता है, ठीक है? अभी हम इसकी बात करेंगे थोड़ी देर में। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो वार्निंग आ रहा है ना, ये व्यू इंजन यानी कि व्यू टेम्पलेट इंजन के लिए आता है। तो जेड के लिए बताया जा रहा है कि अब जो है
यहाँ पर व्यू का सेटअप किया गया, यानी कि एक टेम्पलेट इंजन का सेटअप किया गया है, तो उसका हमें तो यूज़ करना नहीं है। टेम्पलेट इंजन का तब हम यूज़ करते हैं जब हमें फ्रंट एंड का भी काम नोड.जेएस के अंदर करना होता है। ठीक है? तो वैसे इससे कोई मतलब नहीं है, अगर आपका भी ऐसा वार्निंग आ रहा है तो इसको इग्नोर करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, जो भी ये जो फ़ोल्डर है ना, देखिए बैकएंड वाला फ़ोल्डर, इसमें बिन फ़ोल्डर, पब्लिक फ़ोल्डर, राउट्स फ़ोल्डर, व्यूज़ फ़ोल्डर है, लेकिन इसमें नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर नहीं है। ठीक है? तो नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर होना चाहिए इसके अंदर, तभी तो आप इसको कंपाइल वगैरह कर पाएँगे। यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं, वो सब देखिए, जैसे यहाँ पर वीएस कोड में आइए और जो भी खुला होगा उसको कट कर दीजिएगा। देखिए, आपके पास 2 फ़ोल्डर है, एक तो बैकएंड के नाम से फ़ोल्डर है, एक फ्रंट एंड के नाम से फ़ोल्डर। तो बैकएंड वाला जो फ़ोल्डर होगा, इसमें देखिए पैकेज.जेएसएन के नाम से एक फ़ाइल है। अब इसमें जो डिपेंडेंसीज़ है, जैसे कुकी पार्सर है, डीबग है, एक्सप्रेस है, ये सब इंस्टॉल भी तो होना चाहिए। इसका एक नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर नहीं है। बैकएंड के अंदर कहीं पर भी नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर नहीं है। तो सबसे पहले हम नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आपको कमांड दिख जाएगा npm install, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहले तो मैं cls कर लेता हूँ, क्लियर स्क्रीन। राइट क्लिक करके देखिए पेस्ट कर देंगे npm install, या देख करके आप लिखिए npm i, कोई इश्यू नहीं है, एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो जो भी डिपेंडेंसीज़ है वो सब इंस्टॉल हो जाएँगी, नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। बस थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे। देखिए हो गया, अगर हो गया तो यहाँ पर आकर के देखेंगे तो नोटिस करिए नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर बन गया। इस कोड में भी जाकर के देखिए बैकएंड वाले फ़ोल्डर में नोड मॉड्यूल के नाम से आपको फ़ोल्डर दिख जाएगा। अब इसको कंपाइल करने के लिए आपके पीसी में नोडमोन होना चाहिए, तो नोडमोन को भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए cls करिएगा और यहाँ पर लिखिएगा इस तरीके से npm npm i हाइफ़न जी नोडमोन, ठीक है? ये आपको डिफ़ाइन कर देना है। तो npm install हाइफ़न जी नोडमोन, इसी तरीके से लिखिएगा, एंटर प्रेस कर दीजिए। ये भी एक मॉड्यूल है जिसको आपको ग्लोबली इंस्टॉल करना है। इसी की हेल्प से हम प्रोजेक्ट को कंपाइल करेंगे, ठीक है? तो cls कर लीजिए और प्रोजेक्ट को कंपाइल करने के लिए यहाँ पर आपको बस नोडमोन लिख देना है। जैसे आप नोडमोन लिखेंगे, आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंपाइल हो गया। ठीक है, अभी जो प्रोजेक्ट आपका कंपाइल हुआ वो किस पोर्ट पे कंपाइल हुआ देखिए ज़रा। जो आपका प्रोजेक्ट है उसको ओपन करिए। बैकएंड के अंदर से बिन फ़ोल्डर www, इसमें देखिए, अगर आप पोर्ट नंबर चेंज करना चाहते हो ना, जब आप कंपाइल करते हैं ना, जैसे अभी हमने कंपाइल किया प्रोजेक्ट को, तो देखिए बिन फ़ोल्डर के अंदर से www जो फ़ाइल है वही कंपाइल हो रहा है। ठीक है ना? तो अभी हमने क्या किया, बिन फ़ोल्डर के अंदर से www फ़ाइल ओपन किया। अगर हमें पोर्ट नंबर चेंज करना होगा, तो देखिए इसमें जो पोर्ट नंबर दिया होता है वो 3000 होता है। यहाँ पर कंट्रोल F करिए और यहाँ पर फाइंड करिए 3000 कहाँ है? ये देखिए, तो ये पोर्ट नंबर है और यहाँ पर ENV के अंदर से रीड किया गया है। तो यहाँ पर ENV के नाम से फ़ाइल होगा कहीं न कहीं, ठीक है? चलिए कोई इश्यू नहीं है, वो इंटरनली रीड किया जा रहा है, तो ये पोर्ट नंबर हम चेंज कर सकते हैं। पोर्ट नंबर, अच्छा, ENV के अंदर अगर आपका पोर्ट नंबर होगा तो रीड किया जाएगा, अदरवाइज़ ये पोर्ट नंबर सर्व होगा। तो अभी ENV फ़ाइल हमने बनाया नहीं है, हमें आवश्यकता है नहीं। तो ये जो पोर्ट नंबर है ना, इसको चेंज कर दीजिए ज़रा। ये मैं 8080 यूज़ कर रहा हूँ पोर्ट नंबर। आपकी मर्ज़ी, आप 4 डिजिट का कोई भी नंबर दे सकते हो। फाइंड करके इसको चेंज कर दीजिएगा। मैंने पोर्ट नंबर चेंज कर दिया। आपकी मर्ज़ी 4 डिजिट का कोई भी नंबर आप दे दीजिएगा, कट कर दीजिए। उसके बाद आपको दिख जाएगा पिन के बाद नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर, तो इसके अंदर सभी डिपेंडेंसीज़ का इंस्टॉलेशन होता है। पब्लिक फ़ोल्डर है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। राउट्स के नाम से फ़ोल्डर है, इसमें हम राउट्स बनाएँगे और व्यूज़ के नाम से फ़ोल्डर है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। ऐप.जेएस आपको दिखेगा। ये जो ऐप.जेएस है, में देखिए सारी चीज़ें जो है सेटअप है इसमें, आपको कुछ करना नहीं है। मिडलवेयर वगैरह का सब कुछ डिक्लेरेशन हो चुका है, ठीक है? ये जो वायर के साथ वेरिएबल बनाया गया है, इसको हम कांस्टेंट बना देंगे। तो यहाँ पर सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करके चेंज ऑल अकरेंसेस पे क्लिक करिएगा और बैक करके आप यहाँ पर कांस्ट कीवर्ड का यूज़ कर दीजिएगा। आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, राउट बनाना है सबसे पहले। तो ये जो आपका राउट्स फ़ोल्डर होगा ना, इसके अंदर आपको एक नया फ़ाइल बनाना है register.route.js के नाम से। तो register.route.js, अच्छा, ये जो डॉट राउट हमने लिखा है ये कोई एक्सटेंशन कोड नहीं है, बस ये एक सफिक्स है। ये एक सफिक्स है register.route.js। तो राउट क्या है, एक सफिक्स हमने ऐड किया ताकि ये पता चले कि जो ये रजिस्टर फ़ाइल है ये एक राउटिंग का फ़ाइल है, बस इसीलिए। ठीक है? अब इसके अंदर आपको यहाँ पर सबसे पहले एक कांस्टेंट बनाना है ज़रा इस तरीके से, एक्सप्रेस के नाम से, और एक्सप्रेस जो मॉड्यूल है उसको रिक्वायर कर लेना है। तो रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करते हैं यहाँ पर रिक्वायर करने के लिए, और एक्सप्रेस को हम यहाँ पर रिक्वायर कर लेंगे। ठीक है? बस इतना करना है, टर्मिनेट करिए। इसके बाद आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट बनाना है ज़रा इस तरीके से, राउटर के नाम से, तरीके से, और ये जो आपका एक्सप्रेस है, ठीक के अंदर से डॉट राउट के नाम से फंक्शन कॉल करना है, यानी कि राउटर, इस फंक्शन को आपको कॉल कर लेना है। ठीक है? बस इतना करना है। इसके बाद आप
ये जो राउटर है ना, इसी के अंदर से गेट, पोस्ट, पुट जो भी फंक्शन कॉल करना वो इजीली कॉल कर सकते हो। तो मैंने गेट फंक्शन कॉल किया, यहाँ पर मैंने फॉरवर्ड स्लैश का डिक्लेरेशन किया, कॉमा से सेपरेट करेंगे और यहाँ पर एक और कॉल बैक डिफाइन करेंगे इस तरीके से। और ये जो कॉल बैक होगा, इसके पैरेंथेसिस में आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों को रिसीव कर लेना है। तो किसी भी नाम से आप पैरामीटर बना सकते हो, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिसीव कर लीजिएगा और रिस्पॉन्स की हेल्प से आप यहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स दे दीजिए। जैसे मैंने रिस्पॉन्स के अंदर से स्टेटस के नाम से फंक्शन कॉल किया, स्टेटस कोड मैंने सेट कर दिया 200। उसके बाद डॉट जेसन फंक्शन कॉल करेंगे, कुछ यहाँ से रिस्पॉन्स देने के लिए जेसन फंक्शन कॉल करिएगा। इसमें जो है ये डिफाइन करिएगा ऑब्जेक्ट, और मैसेज के नाम से मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी सेट किया, मैसेज मैंने डिफाइन कर दिया गेट रिक्वेस्टेड। तो फिलहाल हम टेस्टिंग पर्पस के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने गेट रिक्वेस्टेड डिफाइन कर दिया, इसको कॉपी कर लीजिए ज़रा कंट्रोल सी करके, पोस्ट के लिए, पुट के लिए और डिलीट के लिए भी अभी हम डिक्लेयर करेंगे। तो इसी के अंदर से आपको पोस्ट फंक्शन कॉल करना है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिसीव करना है। यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है सही से पोस्ट रिक्वेस्टेड, ताकि हमें पता चले कि पोस्ट रिक्वेस्ट हुआ है, ठीक है? फिर से कॉपी करेंगे, फिर ठीक नीचे पेस्ट करेंगे एक और बार इस तरीके से, और यहाँ पर हम फिर से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को रिसीव कर लेंगे और यहाँ पर आपको पुट फंक्शन कॉल करना है। तो पुट जनरली अपडेट करने के लिए कॉल करते हैं, तो यहाँ पर पुट को यूज़ करिएगा और स्टेटस कोड, उसके बाद यहाँ पर आप डिफाइन करिए पुट रिक्वेस्टेड, ठीक है? उसके बाद आपको कॉपी कर लेना है फिर से, फिर ठीक नीचे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम डिलीट फंक्शन कॉल करेंगे इस तरीके से, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिसीव कर लेंगे, पुट रिक्वेस्टेड की जगह आपको डिलीट रिक्वेस्टेड ये डिफाइन कर दें, ठीक है? बस इतना करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो राउटर है इसको एक्सपोर्ट करना है यहाँ। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इस कीवर्ड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर आपको राउटर को एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है? राउटर तो एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना एंड पॉइंट डिक्लेयर करना है, यानी कि आपको राउट लेवल मिडलवेयर डिक्लेयर करना होगा ऐप.js के अंदर। तो ऐप.js के अंदर ये जो आपका फाइल है ना, register.route.js, इसको इंपोर्ट करना होगा। तो ऐप.js के अंदर आ जाइए। मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे कोर्स से पढ़िएगा, ठीक है? चलिए ज़रा यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इंडेक्स राउटर और यूज़ राउटर ये दिख रहा होगा। इन दोनों को आपको हटा देना है। कॉन्स्टेंट बनाइएगा ज़रा इस तरीके से, कॉन्स्टेंट बनाइएगा जो है रजिस्टर राउटर के नाम से। तो ज़रूरी नहीं कि रजिस्टर राउटर के नाम से बनाया जाए, किसी भी नाम से आप बना सकते हो, ठीक है? तो मैंने रजिस्टर राउटर के नाम से एक कॉन्स्टेंट बनाया और रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करेंगे और जो आपका फ़ाइल है उसको रिक्वायर कर लेंगे। तो जहाँ पर app.js है वहीं पर है हमारा राउट्स के नाम से फ़ोल्डर, उसी में है हमारा register.route.js के नाम से फ़ाइल। टर्मिनेट कर दीजिए। देखिए, ये जो रजिस्टर राउटर है इसके लिए आपको राउट लेवल मिडलवेयर डिक्लेयर करना होगा, तब जाकर के आप इसको कॉल कर पाएँगे। तो देखिए ऐप.यूज़ और इसमें देखिए इंडेक्स राउटर और यूज़र राउटर कॉल किया गया। ये अपने ऊपर से हटा दिया, तो इसको भी आप हटा दीजिए तरीके से, या आप एक रखिए इसमें, ये वाला ऊपर वाला रखिए और स्लैश रजिस्टर डिफाइन करिए। तो ये हमारा एंड पॉइंट हो जाएगा, इसका हम रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है? तो कैसे रिक्वेस्ट करेंगे? देखिए, आपका जो अभी पोर्ट है ना, वो क्या है? ऐसे आपको रिक्वेस्ट करना होगा, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपका रिक्वेस्ट करना है। http:// होस्ट ये डिफाइन करना होगा, लोकल होस्ट तरीके से। उसके बाद स्लैश रजिस्टर, अब इसका आपको गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट जो भी करना वो करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट यूआरएल होगा, ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर रजिस्टर अगर आप नहीं लिखना चाहते तो ना लिखिए, कोई इश्यू नहीं है। बस यहाँ पर आपको इसका रिक्वेस्ट करना होगा, इतने का ही रिक्वेस्ट करना होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं स्लैश रजिस्टर लास्ट में ज़रूर लिखूँ और यहाँ पर आपको रजिस्टर वाले राउटर को डिफाइन कर देना। इतना करना है, ठीक है? रजिस्टर वाले राउटर को डिफाइन कर देना है। अब आपको फिर से राउट्स वाले फ़ोल्डर के अंदर आना है और ये जो इंडेक्स और ये जो राउटर है इसको आपको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है, क्योंकि इसको इसका कोई काम नहीं है, तो डिलीट कर दीजिए। मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है? देखिए, इतना करने के बाद अब हम टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए आपके पीसी में पोस्टमैन होना चाहिए, ठीक है? याद रहे, यहाँ पर आपको इम्पोर्ट करना है और इम्पोर्ट करने के बाद राउट लेवल मिडलवेयर ज़रूर डिक्लेयर कर देना। देख लीजिए, ये लाइन जैसे लिखा गया वैसे लिखिएगा, ठीक है? अब जब भी आप रजिस्टर का गेट या पोस्ट पोर्ट जो भी रिक्वेस्ट करेंगे, इसमें से फंक्शन कॉल होंगे। अगर आपने पोस्ट रिक्वेस्ट किया, तो ये रिस्पॉन्स जाएगा, गेट रिक्वेस्ट किया तो ये रिस्पॉन्स जाएगा। अगर आपने पुट रिक्वेस्ट किया तो ये रिस्पॉन्स जाएगा, अगर आपने डिलीट रिक्वेस्ट किया तो ये रिस्पॉन्स जाएगा। तो सबसे पहले आपको पोस्टमैन को इंस्टॉल कर लेना है, नहीं है तो, और रजिस्टर भी कर लेना है पोस्टमैन में। जब आप पोस्टमैन ओपन करेंगे तो इस तरीके से यहाँ से आपको यूआरएल सेंड करना है और यहाँ से आपको मेथड सेलेक्ट करना है। अभी सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट करिएगा और ये यूआरएल दीजिएगा। देखिए यहाँ पर http://localhost:8080। तो ये पोर्ट नंबर 8080 मैंने कहाँ से दिया? ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बिन फ़ोल्डर के अंदर www में चेंजेस किया था। तो यहाँ पर जो आपने पोर्ट नंबर दिया होगा वही दीजिएगा, ठीक है?
अगर ENV फाइल है, तो ENV फाइल के अंदर जो आपने पोर्ट दिया है वो उसको दीजिएगा। अगर ENV फाइल अभी हमने बनाया नहीं है, तो हमें बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, तो ये पोर्ट नंबर आपका सर्व हो रहा होगा, ठीक है? तो अभी यहाँ पर आइए ज़रा पोस्ट मेन में और इसी पोर्ट नंबर स्लैश रजिस्टर इसका रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट यूआरएल देख लीजिए। अगर आपने पोर्ट नंबर कुछ और दिया, तो वहाँ पर आपको अपना पोर्ट नंबर देना है। गेट मैंने सेलेक्ट किया, सेंड पे क्लिक करूँगा, नोटिस करिए यहाँ पर रिस्पॉन्स आ गया गेट रिक्वेस्टेड। अगर आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे, तो नोटिस करिए पोस्ट रिक्वेस्टेड। इसी तरीके से अगर आप पुट सेलेक्ट करके सेंड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर पुट रिक्वेस्टेड और डिलीट सेलेक्ट करके अगर आप सेंड पे क्लिक करते हैं, तो देखिए डिलीट रिक्वेस्टेड इस तरीके का मैसेज आ गया। परफेक्ट। आगे काम करेंगे हम, लेकिन उससे पहले आपके पीसी में मोंगोडीबी कंपास होना चाहिए। अगर आपके पीसी में मोंगोडीबी कंपास नहीं है, तो यूट्यूब चैनल पर जाइए और यहाँ से आप वीडियो देख करके इंस्टॉल करें। देखिए, इस वाले प्लेलिस्ट में आपको वीडियो दिख जाएगा। इन दोनों प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो आपको ओपन करके वॉच कर लेना है, कैसे मोंगोडीबी इंस्टॉल करना है। सारा चीज़ें आपको ईज़िली बताया गया है, तो इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा मोंगोडीबी कंपास को। चलिए ज़रा आगे काम करेंगे, तो अभी हमने यहाँ पर जो है डिफाइन किया है, यहाँ से रिस्पॉन्स दिया, लेकिन हमें रिस्पॉन्स ये नहीं देना है, हमें पोस्ट रिक्वेस्ट होने पे डेटा इंसर्ट होना चाहिए, सब करना है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक कंट्रोलर होना चाहिए। मैं ऐसा सेटअप करवा रहा हूँ, आपको फ्यूचर में कभी भी किसी भी तरह का चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से मैं एपीआई बनवाऊँगा, ठीक है? कंप्लीटली रीयूजेबल होगा। जब भी आपको जैसे अभी हम इस तरीके का डेटा इंसर्ट करने वाले हैं यहाँ से, अगर आपको मान लीजिए एक और फॉर्म का डेटा इंसर्ट करना होगा ना, तो ईज़िली सेम चीज़ से ही आपका काम हो जाएगा, सेम एपीआई से ही। बस थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करना पड़ेगा। इस तरीके से मैं पूरा सेटअप करवाऊँगा, इसीलिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा और काफ़ी ईज़ी है। आपको पूरा देखना है कंप्लीटली और काफ़ी ईज़ी है ये चीज़, ठीक है? चलिए ज़रा कंट्रोलर बनाएँगे, तो कंट्रोलर के लिए ये जो बैकएंड फ़ोल्डर है, सबसे पहले इसके अंदर आपको एक नया फ़ोल्डर बनाना है, कंट्रोलर के नाम से, ठीक है? कंट्रोलर के नाम से फ़ोल्डर बनाइए, एक-एक प्रोसेस आपको अच्छे से समझाया जाएगा और किस तरीके से एक प्रोजेक्ट का सेटअप होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? कोड आपका अलग-अलग रहेगा, तो आप जो है ईज़िली चेंजेस कर पाएँगे फ्यूचर में, आप चीज़ों को समझ पाएँगे और आप अपना कोड रीयूज़ कर पाएँगे, ठीक है? तो कंट्रोलर के नाम से एक फ़ोल्डर बनाइएगा और इसमें आपको register.controller.js या आप यहाँ पर controller.js के नाम से ही आप फ़ाइल बना लीजिए, controller.js, क्योंकि एक ही कंट्रोलर फ़ाइल बनेगा सभी के लिए। अभी हमारे पास एक ही है ना, यानी कि हम हमारे पास एक ही फॉर्म है। मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारा मल्टीपल फॉर्म होगा, ठीक है? तो सभी फॉर्म के लिए एक ही कंट्रोलर का फ़ाइल बनेगा। एक ही कंट्रोलर का फ़ाइल सभी को कंट्रोल करेगा ईज़ी। ये जो कंट्रोलर फ़ाइल है, इसके अंदर हमारे पास फंक्शन होंगे अलग-अलग। डेटा रीड करने के लिए रीड फंक्शन, है ना? तो रीड के नाम से फंक्शन बनाइए और यहाँ पर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स इसको रिसीव कर लीजिएगा और कॉल बैक डिफाइन करिए ज़रा इस तरीके से। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल रिस्पॉन्स यहाँ से रिटर्न करना है। तो ये जो आपका राउट है, मैं राउट के अंदर से ही यहाँ से मैंने कोई भी रिस्पॉन्स मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी करके और यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर ला करके मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है? यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ रीडिंग, ऐसे मैंने रीडिंग ये रिस्पॉन्स अभी मैं आपको एक-एक स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ पर कॉपी करिए कंट्रोल से करके रीड को, फिर ठीक नीचे पेस्ट करिए। रीड के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट के नाम से फंक्शन कॉल करना बनाना है और यहाँ पर आपको क्रिएटिंग ये रिस्पॉन्स डिफाइन कर दें, ठीक है? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ज़रूर रिसीव करिएगा, अभी हम डेफिनिशन कर रहे हैं। कॉपी करिए, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आपको अपडेट के नाम से अपडेट इसके नाम से जो है फंक्शन बना लेना है और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिसीव करना है, यहाँ पर आपको लिख देना है अपडेटिंग तरीके से, ठीक है? फिर से आपको कॉपी पेस्ट करना है, यानी कंट्रोल सी करके कॉपी कर लीजिएगा। फिर ठीक नीचे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आपको रिमूव के नाम से, डिलीट के नाम से मत बनाइएगा, रिमूव के नाम से बनाइएगा क्योंकि डिलीट के नाम से ऑलरेडी कुछ है, ठीक है? और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिसीव कर लेना है, यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है डिलीटिंग, ठीक है? बस आपको इतना करना है, इतना करने के बाद ये जो चारों फंक्शन इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इस कीवर्ड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर आपको जेसन को डिफाइन करना है। सबसे पहले रीड को, उसके बाद कॉमा से सेपरेट करके क्रिएट को, उसके बाद कॉमा से सेपरेट करके अपडेट को, उसके बाद कॉमा से सेपरेट करके रिमूव को, यानी कि इन चारों को आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद ये जो आपका फ़ाइल है इसको इम्पोर्ट करना है register.route.js के अंदर। register.route.js इसके अंदर आ जाओ। यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट बनाना है ज़रा इस तरीके से, कंट्रोलर के नाम से। तो ज़रूरी नहीं कि कंट्रोलर के नाम से बनाया जाए, किसी भी नाम से बना सकते हैं। बना लीजिएगा, रिक्वायर फंक्शन को कॉल करिए और रिक्वायर कर लीजिएगा ज़रा कंट्रोलर को। तो एक फ़ोल्डर से बाहर निकलेंगे तो आपको मिल जाएगा कंट्रोलर के नाम से फ़ोल्डर, इसी के अंदर है controller.js। तो .js एक्सटेंशन कोड नहीं लिखिएगा, सिर्फ़ कंट्रोलर को इम्पोर्ट कर लीजिए। अब ये जो कंट्रोलर है इसी के अंदर से आपको अलग-अलग फंक्शन कॉल करना है। तो जब गेट रिक्वेस्ट होगा तो हम रीड फंक्शन कॉल करेंगे। तो कंट्रोलर के अंदर से डॉट रीड फंक्शन कॉल करिए और जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आपने रिसीव किया है वहाँ पर उसको यहाँ से भेज दीजिए, सिंपल, ठीक है? तो जब आपका जो है कंट्रोलर के अंदर यानी कि जब आप गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो कंट्रोलर के अंदर से रीड फंक्शन कॉल होगा। इसी तरीके से जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे
तो कंट्रोलर के अंदर से क्रिएट फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो बस यहाँ पर आप क्रिएट फंक्शन डिफाइन कर दीजिए और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेज दीजिए। इसी तरीके से जब आप पुट रिक्वेस्ट करेंगे तो कंट्रोलर के अंदर से अपडेट फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो बस यहाँ पर आप अपडेट फंक्शन एक्सेस कर लीजिए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेज दीजिए। इसी तरीके से जब आप डिलीट रिक्वेस्ट करेंगे, तो कंट्रोलर के अंदर से रिमूव के नाम से फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पर रिमूव को कॉल कर लीजिए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेज दीजिए, सिंपल। फिर से पोस्टमेन में ओपन करिए और यहाँ से मैंने गेट सेलेक्ट किया, सेंड पे क्लिक करूँगा तो नोटिस करिए क्या मैसेज आएगा यहाँ पर। ये देखिए रीडिंग रिक्वेस्टेड। पोस्ट भी रिक्वेस्ट करके देखिए ज़रा, तो यहाँ पर देखिए क्रिएटिंग रिक्वेस्टेड। उसके बाद आप डिलीट रिक्वेस्ट करके देखिए ज़रा, सेंड पे क्लिक करेंगे, देखिए डिलीटिंग रिक्वेस्टेड, पुट भी ज़रा करके देख लीजिए। ये देखिए है ना? तो इस तरीके से अपडेटिंग रिक्वेस्टेड इस तरीके का मैसेज आ गया, परफेक्ट। अब हमें स्कीमा बनाना है, तो सबसे पहले आप कोड में आइए और यहाँ पर आपको बैकएंड फ़ोल्डर के अंदर एक नया फ़ोल्डर बनाना है मॉडल के नाम से, ठीक है? तो मॉडल फ़ोल्डर के अंदर जो है स्कीमा का सारा कलेक्शन होता है। तो ये समझ लीजिए आप एमवीसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर पे। तो देखिए मॉडल है, कंट्रोलर है और व्यू है इसमें। ठीक है? तो व्यू जनरली फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है, तो व्यू का तो हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है? तो मॉडल है ना इसमें देखिए, मॉडल जो फ़ोल्डर आपने बनाया, उसके अंदर आपको रजिस्टर डॉट स्कीमा, रजिस्टर डॉट मॉडल डॉट जेएस इसके नाम से फ़ाइल बनाना है। तो मैंने डिफाइन किया इस तरीके से रजिस्टर डॉट मॉडल डॉट जेएस। तो मॉडल बस हम एक सफिक्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है? देखिए हमने यहाँ पर भी रजिस्टर के नाम से एक फ़ाइल बनाया था, तो रजिस्टर डॉट राउट डॉट जेएस है और ये रजिस्टर डॉट मॉडल डॉट जेएस है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका स्कीमा वाला फ़ाइल है और ये आपका राउट वाला फ़ाइल है, ठीक है? तो अभी हमें क्या करना है इसके अंदर सबसे पहले मोंगोज़ वगैरह को इंस्टॉल यानी कि जो है इम्पोर्ट करना होगा। तो अभी तक हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर ना ही मोंगोज़ को इंस्टॉल किया है और ना ही मोंगोडीबी को इंस्टॉल किया है। देखिए पैकेज डॉट जेसन में कहीं पर भी इन दोनों का डिक्लेरेशन नहीं है, तो सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले कंपाइलेशन रोक दीजिए, सीएलएस करिए और यहाँ पर लिखिएगा एनपीएम ऐसे लिखेंगे एनपीएम आई मोंगोडीबी सबसे पहले आपको लिखना है मोंगोडीबी और इसके बगल में लिख देना है इस तरीके से मोंगोज। स्पेलिंग वगैरह देख लीजिए, ऐसे ही लिखिएगा, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना है, इंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए जब इंस्टॉल हो जाए तो सीएलएस करके नोड मोड लिख दीजिएगा ताकि ये दोबारा से कंपाइल हो जाए। अब आपको फिर से आ जाना है पीएस कोड में और ये जो आपका मॉडल है रजिस्टर डॉट मॉडल इसके अंदर एक कांस्टेंट बनाना है ज़रा इस तरीके से मोंगो के नाम से। तो जरूरी नहीं कि मोंगो के नाम से बनाया जाए, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। रिक्वायर फंक्शन कॉल करिएगा और यहाँ पर मोंगोज को जरा रिक्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो मोंगोज़ को रिक्वायर कर लेंगे। अब ये जो आपका मोंगो है, इसी के अंदर से डीस्ट्रक्चर कर लेना है आपको स्कीमा को। तो ऐसे ही डीस्ट्रक्चर करिएगा, कैपिटल एस रहेगा, ध्यान रहे। मोंगो इसके सामने डिफाइन कर देना है। तो मोंगो के अंदर से हमने स्कीमा को डीस्ट्रक्चर कर लिया। अब आपको एक कांस्टेंट बनाना है ज़रा इस तरीके से, रजिस्टर स्कीमा के नाम से। रजिस्टर स्कीमा इसके नाम से कांस्टेंट बना ये जो आपका स्कीमा है, इसी का आपको इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो न्यू कीवर्ड का यूज़ करिएगा और स्कीमा का इंस्टेंस क्रिएट करिए। ऑब्जेक्ट डिफाइन करिए, टर्मिनेट कर दीजिए और इसी में आपको डिफाइन करना है कि उसमें कौन-कौन सा प्रॉपर्टी रहेगा, यानी कि कौन-कौन सा डेटा आप इंसर्ट करने वाले हो, वो आपको यहाँ डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले प्रोफाइल में डिफाइन कर देता हूँ और इसका जो डेटा टाइप होगा वो एक स्ट्रिंग होगा, तो मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ नेम, तो नेम में मैं डिफाइन कर देता हूँ, इसका भी डेटा टाइप स्ट्रिंग रहेगा। कॉमा से सेपरेट करेंगे ईमेल, ईमेल यहाँ यानी कि ऑब्जेक्ट डिफाइन करिएगा, टाइप में डिफाइन कर दीजिएगा, यानी कि टाइप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको डिफाइन कर देना है स्ट्रिंग और यहाँ पर आपको यूनिक का वैल्यू ट्रू रखना है ताकि एक ही ईमेल मल्टीपल टाइम यहाँ पर इंसर्ट ना हो, इसलिए यूनिक का वैल्यू ट्रू डिफाइन कर देंगे इस तरीके से, परफेक्ट। तो अगर आपको स्कीमा वगैरह के बारे में नहीं मालूम है, तो बहुत ही आसान कोर्स है हमारा, उसको आप कंप्लीट करिए, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएँगी। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ नहीं समझा रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, ठीक है? नहीं मालूम है, तो आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया है। देखिए, कंप्लीट नोड जेएस का एक कोर्स है, इसमें लगभग आपको 100 से यानी कि 85 प्लस वीडियो मिलता है, ये वाला कोर्स है। आप प्रीमियम जॉइन करिए और इसको कंप्लीट करिए। पाइथन का भी कोर्स है, जो भी आपको जॉइन करना है जॉइन करिए। कंप्लीटली आपको बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स की ट्रेनिंग दी गई है और बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है। चलिए ज़रा यहाँ पर आ जाइए। ईमेल के बाद आपको मोबाइल डिफाइन करना है, इसका वैल्यू स्ट्रिंग, डीओबी स्ट्रिंग, जेंडर स्ट्रिंग, एड्रेस स्ट्रिंग और यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है क्रिएटेड डेट। टाइप में आपको डेट डिफाइन कर देना है, डिफ़ॉल्ट डेट डॉट नाउ। तो करंट जो डेट टाइम होगा, उसके साथ यानी कि इस डेटा के साथ वो भी इंसर्ट हो जाएगा। अब ये जो आपका स्कीमा है इसको एक्सपोर्ट करना होगा, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इस कीवर्ड का यूज़ करिएगा और इसी के सामने ये जो आपका मोंगो है, इसी के अंदर से डॉट मॉडल के नाम से फंक्शन कॉल करिए और सबसे पहले आप टेबल का नाम डिफाइन करिए कि जो आपका कंपास है, इसमें जो है किस नाम से टेबल बनेगा। तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि रजिस्टर के नाम से टेबल बनेगा, ठीक है? और कौन-सा स्कीमा अप्लाई होगा इस पे वो डिफाइन कर दिए, तो रजिस्टर स्कीमा अप्लाई होगा, सिंपल। तो आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। तो जो आपने स्कीमा बनाया, वो इस वाले कलेक्शन पे यानी कि रजिस्टर्स वाले कलेक्शन पे ये स्कीमा अप्लाई होगा। तो रजिस्टर कलेक्शन यहाँ पर डेटाबेस के अंदर बनेगा, ठीक है? स्कीमा हमारा बन गया।
अब हमें क्या करना है, डीबी यानी कि डेटाबेस का सेटअप करना होगा। तो डेटाबेस का सेटअप करने के लिए आप यहाँ पर आ जाओ और सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लो बैकएंड के अंदर सर्विसेज़ के नाम से, ताकि वो उसका भी एक ये सर्विस का फ़ाइल होगा ना, ये सभी को सर्विसेज़ देगा। तो यहाँ पर मैंने सर्विसेज़ के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया और इसमें मैं db.service.js के नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बिल्कुल एक-एक स्टेप आपको मैं अलग-अलग बता रहा हूँ, ताकि आपका जो कोड हो वो बिल्कुल सिस्टमैटिक रहे। तो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आप काम करो, ये समझ लीजिए। ठीक है? यहाँ पर भी आपको मोंगो को यानी कि रिक्वायर करना है, तो मोंगो के नाम से कांस्टेंट बनाइएगा और रिक्वायर फंक्शन को कॉल करके ज़रा मोंगो को यहाँ पर भी रिक्वायर कर लीजिए। रिक्वायर फंक्शन कॉल किया और जो आपका मोंगोज है इसको रिक्वायर कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर रिक्वायर कर लीजिएगा। एक कांस्टेंट बनाइएगा ज़रा इस तरीके से यूआरएल के नाम से और यहाँ पर हम यहाँ पर आ जाएँगे और ये जो आपका कनेक्शन लिखा होगा इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर क्लिक करना है। मोडीव कंपास के अंदर देखिए यहाँ पर आपको कनेक्ट कर लेना है जो भी आपका डेटाबेस है। जब आपका डेटाबेस सारा दिख जाए तो यहाँ पर क्लिक करिएगा थ्री डॉट पे और देखिए कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग इसमें कहीं लिखा हुआ। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लीजिएगा। अगर ना मिल रहा हो तो आप देख के लिखिए, कोई इश्यू नहीं है। सिंगल कोट या डुअल कोट के अंदर आप इसको पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद जहाँ पर लोकल होस्ट लिखा होगा यहाँ पर आपको लिखना है आईपी एड्रेस। तो 127.0.0.1 ये डिफाइन करना है। तो यही आईपी एड्रेस डिफाइन करिएगा, लोकल होस्ट नहीं लिखिएगा। और कौन से डेटाबेस से कनेक्ट होगा, तो मैं यहाँ पर करंट के नाम से डेटाबेस बना देता हूँ। तो यहाँ पर करंट लिख दीजिएगा। देख लीजिएगा ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ये पूरा मैच कर लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, ठीक है? तो जो भी आईपी एड्रेस है, जो भी आपका पोर्ट नंबर है वो सब ध्यान से। अब आपको क्या करना है, ये जो मोंगो है ना, मोंगो, ये जो मोंगो इसी के अंदर से डॉट कनेक्ट के नाम से फंक्शन कॉल करना है और अपना यूआरएल यहाँ पर डिफाइन कर। तो यूआरएल डिफाइन कर दीजिए सिंपल, आपका जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब आपको इतना करने से आपका जो कनेक्शन है वो डेटाबेस से यानी कि मोंगोडीबी कंपास से हो चुका है। अब आप कोई भी ऑपरेशन यानी कि इंसर्ट वगैरह कर पाएँगे, डेटाबेस के अंदर से डेटा रीड कर पाएँगे, डिलीट कर पाएँगे, अपडेट कर पाएँगे, जो भी करना होगा वो कर पाएँगे। तो हमारे पास सभी के लिए अलग-अलग फंक्शन होना चाहिए। तो रिकॉर्ड रीड करने के लिए हमारे पास फंक्शन होगा रीड रिकॉर्ड के नाम से, क्योंकि पूरा कलेक्शन का डेटा रीड करने के लिए रीड रिकॉर्ड के नाम से फंक्शन होगा। इसको हम स्कीमा भेजेंगे, तो स्कीमा हम डायनामिक भेजेंगे, इसलिए स्कीमा रिसीव कर लीजिएगा। कॉल बैक डिफाइन करिए। ये जो फंक्शन ब्रैकेट होगा इससे पहले असिंक के कीवर्ड का ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि हमें अवेट का यूज़ करना है। स्कीमा ज़रूर रिसीव करिएगा, ये हम भेजेंगे, ये जहाँ पर भी हम रीड रिकॉर्ड फंक्शन कॉल करेंगे, वहाँ से स्कीमा भेजेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाना ज़रा इस तरीके से, डीबी रिस्पांस के नाम से, इस तरीके से, और यहाँ पर आपको अवेट कीवर्ड का यूज़ करना है, अवेट। और ये जो आपका स्कीमा है, स्कीमा, इसी के लिए आपको फाइंड फंक्शन कॉल करना है। तो स्कीमा डॉट फाइंड इस फंक्शन को कॉल करिए, बस इतना कर दीजिए। तो जितना भी डेटा होगा इस कलेक्शन के अंदर, यानी कि इस स्कीमा पे जो भी कलेक्शन अप्लाई होगा, उस कलेक्शन के अंदर से सारा डेटा निकलेगा, इसी में आ जाएगा, इसी को आपको यहाँ से रिटर्न कर देना है। तो रिटर्न इसलिए करेंगे तो जहाँ पर भी हम डीबी रिस्पांस यानी कि ये जो हमारा रीड रिकॉर्ड फंक्शन है कॉल करें, वहाँ पर ये डेटा जाना चाहिए। इसलिए आपका जो भी डीबी रिस्पांस यानी कि जो भी डेटाबेस का रिस्पांस है वो रिटर्न कर दीजिए यहाँ से। इसी तरीके से आपको अगला फंक्शन बनाना है क्रिएट रिकॉर्ड के नाम से, डेटा और स्कीमा दोनों रिसीव करना है। जैसे रिसीव किया गया वैसे रिसीव करिएगा। एक कांस्टेंट बनेगा डीबी रिस्पांस के नाम से, अवेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, न्यू कीवर्ड के साथ आपका जो स्कीमा उसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। ये जो आपने डेटा रिसीव किया उसको दे देंगे, सेव फंक्शन ज़रूर कॉल कर देंगे। तो जब आप सेव फंक्शन कॉल करेंगे तो डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट हो जाएगा और जो भी रिस्पांस आएगा वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। इसी तरीके से अगला फंक्शन आपको अपडेट रिकॉर्ड के नाम से बनाना है। इसमें आईडी, डेटा और स्कीमा तीनों रिसीव करना है। तो जहाँ पर भी हम फंक्शन कॉल करेंगे, आईडी वहाँ से भेजेंगे, डेटा भेजेंगे और स्कीमा भेजेंगे। आईडी इसलिए कि कौन सा आईडी मैच करके हमें डेटा अपडेट करना है, वो डेटा इसमें आ जाएगा और आईडी मैच करेंगे। आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट बनाना है ज़रा डीबी रिस्पांस के नाम से, अवेट कीवर्ड का यूज़ करना है और ये जो आपका स्कीमा है, इसी के अंदर से फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट इस फंक्शन को कॉल करना है। इस फंक्शन को आपको 3 आर्गुमेंट, आईडी सबसे पहले, उसके बाद अपना डेटा और एक ऑब्जेक्ट देना है लास्ट में। न्यू कीवर्ड का वैल्यू ट्रू कर दीजिएगा, तो जो रिस्पांस जाएगा ना यहाँ से, जैसे आपने नया अपडेट किया वही डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपने इसको ट्रू कर दिया, नहीं करेंगे तो आपको ओल्ड रिकॉर्ड मिलेगा। नया रिकॉर्ड अगर आपको चाहिए जो अपडेटेड रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर आपको न्यू का वैल्यू ट्रू करना होगा और यहाँ पर आपको न्यू कीवर्ड नहीं लगाना है। यहाँ पर न्यू कीवर्ड ज़रूर लगाएँगे क्रिएट करते समय। जब भी आप सेव फंक्शन कॉल करें, तो न्यू कीवर्ड यानी कि आपको इंस्टेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। ठीक है? ये चीज़ ध्यान रहे। अब आपको क्या करना है, इसी को कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी करके, फिर ठीक नीचे पेस्ट करना है और यहाँ पर आपको डिलीट रिकॉर्ड के नाम से या रिमूव रिकॉर्ड के नाम से फंक्शन बना लेना है। आईडी और डेटा डेटा नहीं आएगा, क्योंकि डिलीट रिक्वेस्ट करते समय आपको डेटा नहीं भेजना है, सिर्फ आईडी भेजना है और स्कीमा भेजना है, ठीक है? और यहाँ पर स्कीमा के अंदर से फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट ये फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पर आपको डिलीट फंक्शन कॉल करना है और बस इसको आपको आईडी देना है। तो इसको हटा दीजिए, बस सिर्फ आईडी दे दीजिए और जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन चारों को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट
यहाँ पर डिफाइन की तरह इस तरीके से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इस कीवर्ड का यूज़ करेंगे और चारों फंक्शन को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। सबसे पहले आपका जो रीड रिकॉर्ड फंक्शन है इसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको क्रिएट रिकॉर्ड फंक्शन को एक्सपोर्ट कर देना है, तो यहाँ पर मैंने क्रिएट रिकॉर्ड इस फंक्शन को डिफाइन किया। उसके बाद कॉमा से सेपरेट करेंगे सभी को, यहाँ पर टर्मिनेट नहीं करेंगे। उसके बाद आपका अपडेट रिकॉर्ड वाला फंक्शन है, तो यहाँ पर डिफाइन कर देंगे अपडेट रिकॉर्ड, कॉमा से सेपरेट करेंगे और डिलीट रिकॉर्ड। एक्सपोर्ट करना इम्पोर्टेंट है, तो इन चारों को आपको एक्सपोर्ट ज़रूर कर यानी कि यहाँ से एक्सपोर्ट ज़रूर अच्छा रिमूव रिकॉर्ड के नाम से है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है रिमूव रिकॉर्ड, ठीक है? इस तरीके से। तो इन चारों को एक्सपोर्ट ज़रूर कर देंगे। इतना करने के बाद आगे का काम हम नेक्स्ट वीडियो में अचीव करेंगे। अभी हमें बस सिर्फ़ कंट्रोलर के अंदर थोड़ा-सा काम करना है और इस तरीके से मैंने आपका काम करवाया है कि फ्यूचर में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अभी हमारे पास जैसे ये एक फॉर्म है ना, तो अगर आपको मल्टीपल फॉर्म का डेटा इंसर्ट करना होगा ना, तो सेम आपका का कोड रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस आपको राउट्स का फ़ाइल बनाना है और स्कीमा बनाना है, वो मैं आपको बता दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? तो आगे का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको एपीआई यानी कि रेस्ट एपीआई बिल्ड करना बताया जा रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।